बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। तो बच्चों, आप लोग को बता दें कि श्रेष्ठा योजना के लिए आज मैं हिस्ट्री का 20 क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को यहाँ के क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। और आप लोगों को जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न बनने वाले हैं एग्ज़ाम में, वैसे ही प्रश्न आपको सेम कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है। पहला प्रश्न दिया है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने 327 BC से 326 BC तक किया था। यानी कि जो सिकंदर भारत आया, फिर उसके बाद भारत पर आक्रमण कब किया? 327 से 326 ईसा पूर्व, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि नंद लोग कहाँ राज्य करते थे। यानी नंद लोग का मतलब कि नंद वंश के संस्थापक जो थे, जो नंद वंश के लोग थे, वो कहाँ पर राज्य करते थे। तो नंद लोग के रोज कहाँ शासन कर रहे थे? मगध पर शासन कर रहे थे। कहाँ पर? मगध पर। तो नंद वंश का अंतिम शासक मतलब जो राजा हुआ था, वो कौन सा हुआ था? घनानंद हुआ था। कौन सा हुआ था? घनानंद हुआ था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर, किसकी सहायता से? कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से उसको हराकर मगध पर अपना राज्य जमाया, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को नंद के कुशानों से बचाया। ये बिल्कुल सही बात है कि यानी कि जो नंद वंश के राजा थे, वो सब शासन कर रहे थे, तो उन सबों के कुशासन से क्या किया? बचाया, ठीक है ना। अगला दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अनेक सामाजिक सुधार किए। ये वाली गलत बात है, उसने अनेक सामाजिक सुधार नहीं किए थे, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दिया है कि पाटलिपुत्र, क्या दिया है कि पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? गुप्त वंश के राजाओं की थी कि कुषाण शासकों की थी कि मौर्य राजाओं की थी कि चोल राजाओं की थी? तो यानी कि ये था मौर्य राजाओं की। किसकी थी? मौर्य। तो आप लोग बताइए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दिया है कि कलिंग के युद्ध ने अशोक में क्या परिवर्तन लाया। यानी कि अशोक कलिंग का युद्ध लड़ा था किसके लिए? हाथियों के लिए। किसके लिए? हाथी के लिए लड़ा था कि हमारे पास बहुत सारी हाथियाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो उसी कलिंग के युद्ध में ही क्या हुआ? सिर्फ कई लाखों लोग मारे गए। कितने? लाखों लोग मारे गए। उसमें जब लाखों लोग मारे गए तो किसी के कि कोई कहीं छोटा बच्चा रो रहा था, तो किसी के माँ नहीं थी, तो किसी के भाई नहीं थे, यानी सब लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। तो उसी टाइम इसने ये सब देखने के बाद इसके हृदय में परिवर्तन आया। किसके? अशोक के। तो यानी जब वो परिवर्तन आया, वो क्या आया परिवर्तन? उसके अंदर ये परिवर्तन आया कि उसने भविष्य में कोई लड़ाई न लड़ने की निर्णय लिया कि अब से उसने सोचा कि अब से मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगा। और इसी समय इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को क्या किया इसने? अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म शांति का प्रतीक भी एक तरीके से होता है। यानी कि बहुत ही शांत लोग रहते हैं, यानी कि एकदम पीसफुल लोग रहते हैं, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न दिया है कि हम्पी किसकी राजधानी थी। उस टाइम 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो उसी समय में पूछा है ना कि हम्पी किसकी राजधानी थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी थी? विजयनगर की। चलिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा कि भारतीय इतिहास में किस वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है।
यानी कि भारतीय इतिहास में किस वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश को कहा जाता है। किस वंश को कहा जाता है? गुप्त वंश को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। सही बात है, ये चीनी यात्री था जो भारत किसके काल में आया था? ये किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। कौन? ह्वेनसांग आया था। ठीक है ना। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री आया था? तो आप लोग किसको बताएंगे? ह्वेनसांग को बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? किस राजा को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त को नहीं, किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है। दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्या दिया है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बनारस के निकट। बनारस में तो कौन सा है? BHU है। कौन सा है? BHU है। ठीक है, उसके बाद ये अवध के निकट नहीं, लखनऊ के निकट नहीं, पटना के निकट, यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? पटना में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है कि चरक क्या था? क्या दिया है? चरक। चरक एक व्यक्ति का नाम है। क्या है? चरक एक व्यक्ति का नाम है। तो वो क्या था? एक कवि था, एक ज्योतिषी था, एक मंत्री था कि एक चिकित्सक था? तो वो एक डॉक्टर था, यानी चिकित्सक था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला दिया है हमारा कि चालुक्य वंश कहाँ स्थित था? यानी कि चालुक्य वंश जो शासन करते थे वो कहाँ शासन करते थे? कहाँ करते थे? वातापी में करते थे। कहाँ करते थे? वातापी में करते थे। उस समय आप लोगों को बता दें, अगर प्रश्न पूछेगा कि प्राचीन समय में कितने महाजनपद थे, तो आप लोग बताएंगे 16 महाजनपद थे। जैसे इस टाइम आप लोग जानते हैं ना कि 28 राज्य हैं और हमारा 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से उस टाइम केवल 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? दिया है कि सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था? यानी कि सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था? यानी चेरी राजाओं का शासन था कि चोल राजाओं का शासन था कि पांड्य राजाओं का शासन था? तो ये जो सातवाहन राज्य के दक्षिण में तीनों लोगों का शासन था, यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी क्या करते थे? उधर सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या करते थे? शासन करते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि चोल राजाओं का केंद्र कहाँ था? जैसे भारत का केंद्र पूछेंगे तो कौन सा होता है? दिल्ली। क्या होता है? दिल्ली, बताते हैं ना। तो यानी कि भारत की राजधानी को क्या कहते हैं? दिल्ली। ठीक उसी प्रकार से जो चोल राजा थे उनकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी क्या थी? तंजौर थी। क्या थी? तंजौर थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है। अगला दिया है कि ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर के पास स्थित है? जो चोल राज्य है किस नगर के पास स्थित है? तो विजयवाड़ा। कहाँ पर? विजयवाड़ा, जो कि कहाँ पर पड़ता है? केरल की तरफ पड़ता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि एलोरा के भव्य शिव मंदिर का किसके शासन में निर्माण कराया गया था? यानी कि जो एलोरा के भव्य शिव मंदिर है किसके शासनकाल में निर्माण कराया गया था? तो कृष्णदेव प्रथम के शासनकाल में क्या किया गया था? एलोरा के भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। और इसी प्रकार से एक और प्रश्न पूछ सकता है कि एलोरा की गुफा, किसका? एलोरा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग इसको बताएंगे कि एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दिया है कि ऋग्वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी?
जो ऋग्वैदिक समाज था उसमें कौन सी प्रथा नहीं थी? विधवा विवाह, यानी कि जो जिसके पति मर जाते थे वो विवाह कर सकते हैं कि नहीं? तो वो नहीं थी। थी उस टाइम, ठीक है। दहेज प्रथा, तो दहेज प्रथा थी। एक पत्नी वो विवाह भी था, कि एक पत्नी क्या था? विवाह था। लेकिन बहुपति विवाह नहीं कर सकता, यानी कि अगर कोई भी लड़की है वो क्या कर सकती थी? केवल एक ही लोगों से शादी कर सकती है। किससे? एक ही लोगों से शादी कर सकती है, वो बहुत लोगों से शादी नहीं कर सकती अगर उसकी विवाह हो गया है तब, अगर उसका पति जिंदा है तब, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि हर्ष के पहले, यानी हर्ष का मतलब हर्षवर्धन, पहले तो थानेश्वर का शासन चलाता था। पहले कहाँ चलाता था शासन? थानेश्वर का। फिर बाद में उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो किसको बनाया? तो उसने बनाया कन्नौज को बनाया। किसको बनाया? कन्नौज को बनाया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? जो सांची का स्तूप है वो किसके द्वारा निर्माण कराया गया है? तो ये कराया गया है किसके? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, ठीक है ना। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि सांची का स्तूप जो है ना वो आप लोगों को किसी नोट पर देखने को मिलता है। जो पैसे की नोट है ना उस पर देखने को मिलता है। तो आप लोग अगर 200 के नोट पर देखेंगे ना तो सांची के स्तूप का क्या किया गया है? चित्र बनाया गया है। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि सांची का स्तूप किस नोट पर छापा गया है, या फिर ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? तो लोग सीधा सीधा बोलते हैं गांधी जी का है, लेकिन आप लोग थोड़ा चालाकी दिखाइए, गांधी जी का नहीं है। किसका है? सांची के स्तूप का है। और गांधी जी के तो सभी नोटों पर क्या होता है? चित्र रहता है, तो इसलिए वो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हमारा कि अश्वघोष कौन था? क्या पूछा है कि अश्वघोष कौन था? तो अश्वघोष कौन था? कनिष्क के समय एक दार्शनिक और वैज्ञानिक था? नहीं, ये नहीं था। कनिष्क के दरबार में पाली भाषा का एक कवि था? ये भी नहीं था। ये था संस्कृत कवि जिसने बुद्धि चरित्र की रचना की थी। ये बुद्धि चरित्र एक पुस्तक का नाम है, ठीक है ना। और ये क्या थे? अश्वघोष कौन था? एक संस्कृत कवि था जो क्या किया था? बुद्धि चरित्र का रचना किया था, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को मैंने बता दिया। आज के इस सेशन में मैंने 20 प्रश्नों को कवर कर लिया हूँ। यदि आप लोगों को यहाँ से वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और आप लोग अगर इसी तरीके से हमारे साथ लगे रहेंगे तो मैं आप लोगों को पक्का बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर जाएंगे। आप लोगों को मैथ के भी क्वेश्चंस ला रहे हैं, साइंस के भी क्वेश्चंस ला रहे हैं और हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस ला रहे हैं, यानी कि आप लोगों को कहीं छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। आप लोगों को सारी वीडियो यहीं पर मिल जाएगी, हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और तब तक जुड़े रहेंगे जब तक एग्ज़ाम न हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।